हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज सेकेंड लेक्चर है अपने ग्रेविटेशन चैप्टर का और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। कल हमने क्या पढ़ा था? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें देखा था हमने कि F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, और उसके हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, और आई होप आपने नोट्स बना करके उसको लिख लिया होगा और रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि ये नहीं कि आज का चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर आप आज का लेक्चर पढ़ रहे हो तो कल का भूल जाओ। ठीक है, उसको भी रिवाइज करते रहें। ठीक है, तो मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स इंजीनियर्स, शुरू करें आज का लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, देखो मैं अगर इसको आपको एक चार्ज की हेल्प समझाना चाहता हूँ। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज है। ठीक है, वो चार्ज क्या करता है? दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है। अगर अपोजिट नेचर का हो और सेम चार्ज का हो तो रिपेल करता है। क्यों? क्योंकि उस चार्ज का उसके आसपास एक फील्ड होता है ना। उस फील्ड में अगर कोई चार्ज को लेकर आओगे, अपोजिट नेचर का है तो उसे अट्रैक्ट कर लेगा, और अगर सेम नेचर का है तो उसको रिपेल कर देगा। ठीक है, तो मास के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, एक मास है तो उसके आसपास जो फील्ड है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है। वो क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। आपको फील्ड कोई भी दिखाई नहीं देता, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, आपको दिखाई नहीं देगा। अब जैसे आप बैठे हुए हो तो यहाँ चारों तरफ अर्थ है, ग्रेविटेशनल फील्ड आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना। आप महसूस कैसे करोगे? इसको छोड़ के देखो, इस पेन को देखो, ये नीचे की तरफ गिरेगा तो आपको पता लगेगा कि अच्छा यहाँ पे फील्ड था नीचे की ओर। एक मैग्नेट है मेरे हाथ में, कुछ नहीं दिखाई देगा आपको इसके आसपास क्या है। ठीक है, लेकिन एक मैग्नेटिक पार्टिकल, एक आप नेल लेकर आओ, लोहे का आयरन का नेल लेकर आओ, तब देखो सीधा खींचेगा ये, तो आपको लगेगा कि अच्छा यहाँ पे वो था, मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, तो सेम वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड का केस है बच्चों। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का हमने डेफिनेशन लिखवाया हुआ है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इन द स्पेस अराउंड अ मास या असेंबली ऑफ मास, ठीक है, विदिन व्हिच इट कैन एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वो एरिया, वो फील्ड जिसके अंदर, ठीक है, ये एक्सर्ट करता है फोर्स, वो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो गया। ठीक है, वो स्पेस, ठीक है, वो एरिया को कह सकते हैं हम। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फील्ड उसको कहते हैं। अब ग्रेविटेशनल फील्ड में कितना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसका है बच्चों फॉर्मूला कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास। ठीक है, मतलब आप किसी पॉइंट पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसको निकालोगे आप फोर्स पर यूनिट मास से। इसको मैं ऐसे कहूँ कि सपोज करो कि यहाँ पे एक पहलवान है, मोटा सा तगड़ा सा, ठीक है, उसकी कितनी पावर है उसका चेक करना है, तो क्या करोगे? एक पहलवान को लेकर आओगे, है ना, और उसे लड़वाओगे। ठीक है, आप फोर्स देखो कितना फोर्स लगा रहा है, तभी तो आपको पता लगेगा उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो सेम वैसा ही यहाँ पे मान लो कि एक कैपिटल एम का मास है और इसकी इंटेंसिटी कितनी है, इसको चेक करना हो तो एक स्मॉल एम मास, टेस्ट मास को मैं लेकर आया इन्फिनिटी से यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हो रहा होगा कि इसको ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना, कितने फोर्स से? तो फोर्स लगा रहा होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और चूंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है बच्चों, तो यहाँ पे आप माइनस आर कैप ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था अट्रैक्टिव फोर्स के लिए माइनस साइन लिया जाता है। ठीक है, अब इंटेंसिटी अगर निकालना हो तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन टेस्ट मास, यानी कि जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना, माइनस आर कैप। इसमें आप डिवाइड कर दोगे स्मॉल एम से, तो एम से एम कट जाएगा। तो यहाँ से जो आपका इंटेंसिटी आएगा बच्चों, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आएगा हमारा माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, या अगर यहाँ माइनस लाइन लगाना चाहते हो तो आप ऐसा कह सकते हो कि जी एम बाई आर स्क्वायर माइनस आर कैप। ठीक है, ये आ गया आपका फॉर्मूला इंटेंसिटी का। करेक्ट है? फिर समझो क्या बताया हमने बताया कि एक मैग्नेट के आसपास जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, एक चार्ज के आसपास जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैसे ही एक मास के आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। दूसरी बात की ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो लार्ज मास जैसे अर्थ है, तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्ट्रांग है कि किसी बॉडी को खींच लेता है। ठीक है, आपका भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, लेकिन ये इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप किसी को खींच लो। ठीक है, हमने कल बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स है, तो समझ गए। तो जिस रीजन में उसका फील्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। और उस फील्ड में, उस ग्रेविटेशनल फील्ड में जितना उनकी इंटेंसिटी या जो उसका फोर्स पर यूनिट मास होता है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट विद इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट मास, पर यूनिट टेस्ट मास, जिसको अप्लाई हो टेस्ट करने के लिए। ठीक है, मैंने ये भी बताया था बच्चों कि ग्रेविटेशन चैप्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में सिमिलरिटी है। ठीक है, यहाँ पे जैसे इंटेंसिटी आया है हमारा जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आया है आपका जी एम बाई आर स्क्वायर, वैसे ही वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ई कहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, वहाँ पे ई आएगा बच्चों के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। पिछले चैप्टर में बताया, पिछले क्लास में बताया था कि जैसे यहाँ पे फोर्स आ रहा है Gm1m2 बाई आर स्क्वायर माइनस के साइन के साथ, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप 12th पास आउट हो तो साथ साथ ये फॉर्मूला भी देखते चलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा आने वाला है, करेक्ट है। चलिए अब है बच्चों की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट मास, ठीक है। तो ये जो बताया मैंने इंटेंसिटी Gm बाई आर स्क्वायर, ये पॉइंट मास के लिए ही है। क्या किया हमने, एक पॉइंट मास m को लेकर आया यहाँ पे, ठीक है। फोर्स देख लिया हमने, फोर्स कितना लगा रहा है, तो Gm बाई आर स्क्वायर, है ना, अपॉन में मैंने मास से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। तो आप लिख सकते हो इसका जो फॉर्मूला है इंटेंसिटी का वो Gm बाई आर स्क्वायर माइनस आर का, ठीक है। ये फॉर्मूला बच्चों इसी का है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास का, करेक्ट है। मजा आ रहा है। चलिए नोट्स बनाते रहो साथ साथ, चलते हैं अगले पेज पे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पेज पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इस पेज पे पढ़ेंगे हम सॉलिड स्फीयर का और अगले पेज पे पढ़ेंगे हम लोग स्फेरिकल सेल का, या यूं कह लें कि हॉलो स्फीयर का, ठीक है। इसके बच्चों ग्राफ इंपोर्टेंट है, ग्राफ आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब ध्यान समझना, ये हमारे पास बच्चों एक आर रेडियस का स्फीयर है, ठीक है। आर रेडियस का हमने यहाँ भी स्फीयर ले लिया और यहाँ भी हमने आर रेडियस का स्फीयर ले लिया, ठीक है। अब पहला केस कह रहा है कि आउटसाइड द सरफेस, मतलब यहाँ पे है ना, यहाँ कोई आर डिस्टेंस पे कोई मास स्मॉल एम रखा हुआ है, ठीक है। और ये मान लो कैपिटल एम मास है, करेक्ट है। स्फीयर का मास कैपिटल एम मान लिया हमने। अब यहाँ पे बच्चों आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो आउटसाइड पॉइंट पे अगर निकालना हो तो इस होल मास को आप सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा बच्चों वो सेम वैसा ही रहेगा, क्या रहेगा, Gm बाई डिस्टेंस लोगे आप स्मॉल आर का स्क्वायर और माइनस का आर का, ठीक है। लेकिन अगले वाले में सरफेस से पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है, तो इस केस में जो इंटेंसिटी होगा हमारा वो माइनस Gm बाई कैपिटल आर का स्क्वायर ले लेना आप, ठीक है ना। आया समझ में, डिस्टेंस यहाँ पे कैपिटल आर है तो कैपिटल आर ले लिया, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर ले लिया, ठीक है। आउटसाइड इस होल मास को हम क्या एज्यूम करते हैं, सेंटर पे एज्यूम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगला जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इनसाइड, मतलब मान लो कि अंदर में यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इतना बड़ा रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करोगे, ठीक है, सॉलिड स्फीयर ड्रॉ करोगे। थोड़ा सा बढ़िया स्फीयर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। चलो पहले से बेटर है ना। अब इसके अंदर कितना मास है ये निकालना है, ठीक है। तो हमने सिखाया हुआ है आपको एलिमेंट्री मास निकालना। क्या होता है बच्चों, होल मास अपॉन होल वॉल्यूम इनटू जितने वॉल्यूम का निकालना है, 4/3 4/3 मार दिया, यहाँ से m डैश आ गया हमारा mr³ अपॉन r³, ये हो गया बच्चों इतना मास, अंदर वाला मास, ठीक है। फिर से वही बात, क्या निकालोगे, इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, Gm बाई आर स्क्वायर। तो Gm डैश बाई, है ना, रेडियस कितना है, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर का। और एम डैश की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो ये वैल्यू मैं चिपका दूंगा यहाँ पे, कितना आएगा, mr³ अपॉन r³, ठीक है। आर स्क्वायर ने इसको मार दिया r टाइम्स, तो यहाँ से बच्चों आ गया जो इंटेंसिटी हमारा वो आया Gmr अपॉन r³, ठीक है। और ये माइनस आर का, मतलब माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। देखो क्या समझ में आया, यहाँ से ये समझ में आया बच्चों कि चलो इसको मैं यही रख लेता हूँ। यहाँ से ये समझ में आया कि बाहर में जो आर था, आउटसाइड पे जो आर था बच्चों, आउटसाइड पे वो आई डिपेंड कर रहा है 1/r² पे, है ना। आउटसाइड पे सरफेस पे भी हमारा वही है, डिस्टेंस के स्क्वायर पे ही डिपेंड कर रहा है। लेकिन इनसाइड पे बच्चों जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली आर पे, जहाँ पे आर क्या है हमारा, सेंटर से डिस्टेंस। आर क्या लिया हमने, सेंटर से डिस्टेंस, यहाँ भी आर क्या लिया, सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है। तो ये समझ में आया बच्चों कि आउटसाइड पे तो ये r² पे डिपेंड करता है, लेकिन अंदर में डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है। तो ग्राफ जो होगा कुछ इसका ऐसा होगा, ये डायरेक्टली डिपेंड करवा दिया हमने, ठीक है। चलो इसको लाइन ही ले लेता हूँ मैं, है ना, कहाँ तक, ये यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद जो है ये r² पे डिपेंड करता है, तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। इसको मैं अगर बढ़िया से बनाना चाहूँ, ठीक है, पूरा स्ट्रेट लाइन ले लिया, करेक्ट है। इसको सीधा सीधा लाइन ड्रा कर दे रहा हूँ मैं, सही है।
तो ये ग्राफ हो गया बच्चों हमारा अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाहर में 1/r² में, ठीक है। और यही ग्राफ बच्चों जब हम 12th क्लास में पढ़ेंगे और सॉलिड स्फीयर के कारण पढ़ेंगे तो वहां पे ग्राफ जो है कुछ ऐसा आने वाला है, ठीक है। ये ग्राफ आने वाला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉलिड स्फीयर के अंदर और बाहर, गॉस थ्योरम से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अंदर में हमारा डायरेक्टली डिपेंड करता है, बाहर में ऐसा डिपेंड करता है, ठीक है। या अभी थोड़े दिन बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटी का वेरिएशन भी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये ग्राफ मैग्नेटिक फील्ड में भी आता है, बायोट-सावर्ट लॉ में भी, वायर के अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन, तो वहाँ भी ऐसे ही होता है, अंदर में लिनियरली वेरी होता है, बाहर में ये, ठीक है। तो ये ग्राफ मैं एक अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा कि कुछ ऐसे ग्राफ है जो बहुत सारे चैप्टर में आते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ आता है ये ग्राफ, मैग्नेटिक फील्ड में आता है, बायोट-सावर्ट लॉ के हेल्प से एक वायर के अंदर बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वहाँ आता है ये। सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का बाहर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, वहाँ भी ग्राफ ऐसा ही होता है। और अर्थ के अंदर और बाहर ग्रेविटी का वेरिएशन भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, इसी को उल्टा कर दिया गया है बस यहाँ पर। करेक्ट है, मजा आ गया। चलिए थोड़ा सा और मजा लेते हैं आपको। आते हैं स्फेरिकल सेल का, थोड़ा सा इसका भी ऑपरेशन कर दे, चीर-फाड़ कर दें इसका। देखिए स्फेरिकल सेल मतलब खोखला, फुटबॉल की तरह, बॉल की तरह, ठीक है। आउटसाइड में फिर से वही बात कि यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, है ना, r डिस्टेंस पे, और इसका एरिया इसका स्फीयर कितना है, कैपिटल R। फिर से वही बात, I कितना होगा हमारा gm/r² माइनस r कैप, ठीक है। और यहाँ भी वही होने वाला है, फिर से gm/R² माइनस r कैप, ठीक है, क्योंकि ये स्फीयर का रेडियस r है और आपसे ये इसी पॉइंट में पूछ रहा है। अंतर सिर्फ इन साइड में पड़ेगा। इन साइड में बच्चों क्या होगा, इसमें अंदर खोखला है, ठीक है। मान लो यहाँ पे r डिस्टेंस से पूछ रहा है, ठीक है, तो अंदर तो हवा है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो होगा, है ना, नेट जो होगा हमारा वो कैंसिल कर देता है। नेट फील्ड जो है ना, जैसे ये अपने तरफ अट्रैक्ट, यहाँ वाला मास जो है अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, यहाँ वाला मास अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, ये वाला मास अपने तरफ खींचना चाहेगा, ये वाला मास अपने तरफ खींचना चाहेगा। तो जितने भी अपोजिट मास हैं सब एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो नेट जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है बच्चों, वो अंदर में ई इनसाइड जो होता है हमारा वो 0 होता है। क्या होता है वो 0, क्योंकि सब अपोजिट वाले क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं दूसरे को, ठीक है। तो अंदर में 0, तो इसका जो ग्राफ होता है बच्चों वो अंदर में तो 0 हो गया हमारा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। सीधा सीधा जब आप पहुंच जाओगे r=r पे, वहां से स्टार्ट होगा सीधा, ठीक है, और उसके बाद ऐसे वैरी करेगा। इसको चलो मैं मिटा के पहले सही कर लूं, ठीक है। मतलब जो पिछला था उसमें क्या था, अंदर में लिनियर वेरिएशन कर रहा था, यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो ये सीधा यहीं से स्टार्ट होगा, तो सीधा r=r से स्टार्ट होगा ये, है ना। इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं r=r है ये, ठीक है। अंदर में मतलब ये जो था अंदर में r<r था, ठीक है। तो ये ग्राफ दोनों समझ में आ गए होंगे आपको, ठीक है। अच्छा, वैसे ही अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे तो वहां पे क्या होता है ग्राफ, वहां पे बच्चों ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो लाइन होती है बच्चों, ये डॉटेड लाइन होता है, इसको आप डॉटेड कर दो, ठीक है ना। अचानक यहाँ भी ऐसे ही होता है कि अंदर में तो 0 रहता है, ठीक है। यहाँ लाइन आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे तो 0 होता है, ठीक है, लेकिन कहाँ तक, मतलब 0 से लेकर यहाँ तक इन सब पॉइंट पे क्या होता है 0, लेकिन जैसे ही आता है r=r तो वहाँ पे gm/, मतलब अंदर यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, कहाँ तक, यहाँ तक 0, सरफेस तक। सरफेस से जैसे ही बाहर निकलोगे तो क्या हो जाता है हमारा gm/r², डिस्टेंस पे डिपेंड करने लगता है ये, ठीक है। तो ये ग्राफ होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और r का हॉलो स्फीयर के कारण, ये पढ़ेंगे हम 12th में, ठीक है। तो ये हमने 11th में ग्रेविटेशन का पढ़ लिया, वहां पढ़ेंगे हम 12th में, ठीक है। सीधा ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है kq/r², ठीक है। आगे समझ में, यहाँ पे gm/r²। तो आई होप आपको ये दोनों ग्राफ समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लो इसको, क्लियर है। चलिए अब हमारा है बच्चों अगले पेज पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वो धरती माता का फोर्स है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी नहीं होता तो बहुत कुछ नहीं होता, पता है आपको। ग्रेविटी अगर नहीं होता तो आप पानी नहीं पी पाते, ठीक है, क्योंकि पानी जो आप पीते हो ना तो वो ग्रेविटी के कारण ही अंदर जाता है, ठीक है। और बहुत कुछ, आप चल नहीं पाते, आप फ्लोट कर रहे हो तो दीवार पकड़ पकड़ चलना पड़ता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉट वगैरह के आप अगर इंटरेस्टेड हैं इनमें, स्पेस साइंस में, तो आप यूट्यूब वगैरह वीडियो देखना। एस्ट्रोनॉट जब जाते हैं ना स्पेस में तो उनको अगर इधर की तरफ ट्रैवल करना होता है तो वो इधर की तरफ स्टोन फेंकते हैं, तब वो इधर की तरफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रहा है उसकी बेसिस पे m1v1 = m2v2 लगता है और वो शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर ग्रेविटी नहीं होता तो आप खाना नहीं खा पाते, चल नहीं पाते,
ठीक है, बहुत कुछ नहीं होता हो, है ना। उसमें आप वो चेक कर सकते हो, इफ ग्रेविटी डजंट एग्जिस्ट ऑन अर्थ क्या क्या करना पड़ता है, आप यूट्यूब पे चेक करें, क्योंकि मैं अगर बताने लगूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। या आप कहेंगे तो मैं कल से इस पर वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं हम धरती माता के फोर्स की, ग्रेविटी की। देखो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, ठीक है। तो वो फोर्स जिससे अर्थ किसी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, वो हो गया हमारा ग्रेविटी। ग्रेविटी फोर्स कहते हैं उसको, ठीक है। वो ग्रेविटी का एक फोर्स है, न्यूटन में होता है। जैसे मेरा मास अगर 50 किलोग्राम है, 60 किलोग्राम है, 65 किलोग्राम है, तो मेरा नीचे की तरफ जो वेट है वो 650 न्यूटन है, ठीक है। तो ये वो फोर्स है जिससे अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, जो मुझे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये समझ गए क्या, कि द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एनी बॉडी, ठीक है, अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। चलिए अब वैल्यू ऑफ जी इन टर्म्स ऑफ जी, ठीक है। मान लो बच्चों कि यहाँ पे हमने ले लिया एक एम मास का आर रेडियस का अर्थ, ठीक है, और यहाँ एक छोटा सा पिद्दी सा मास रखा हुआ है, ठीक है, मान लो ये आप हो, ठीक है। अब इस पे नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा होता है, एम जी, ठीक है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस पे फोर्स लग रहा होता है F इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि F इक्वल टू एम जी भी है ना, वेट के अकॉर्डिंग, और ये है जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, एम जी को इक्वेट करोगे जी एम एम बाई आर स्क्वायर से, यहाँ से एम कटेगा बच्चों, और जो जी का फॉर्मूला आएगा वो आएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जी क्या आएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। ये है वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, है ना, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल जी, ठीक है। तो कैपिटल जी की वैल्यू तो पता ही है आपको, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। एक बात और बता दूं बच्चों, छोटे क्लास में पढ़ना था वैसे, कि डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ठीक है। 3 डिफरेंस बताता हूँ। स्मॉल जी की वैल्यू प्लेनेट टू प्लेनेट वेरी करता है, अर्थ पे जी है, मून पे G/6 हो जाता है, ठीक है। कैपिटल जी जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, किसी भी प्लेनेट पे इसकी वैल्यू इतनी ही रहती है, चेंज नहीं करती, पहली बात। दूसरी बात, ये जो है बच्चों ग्रेविटी, ये एक फोर्स है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, जबकि जी जो है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, समझ गए। अच्छा, दूसरी बात की जैसे मास और वेट में डिफरेंस आपने देखा होगा कि मास स्केलर होता है, वेट वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये भी बच्चों इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, वेरी नहीं करती है, इसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती रहती है। आगे समझ में क्या है, ठीक है। दूसरी बात की, अब आप कह दिया मैंने कि ग्रेविटी का वेरिएशन होता है, तो किस किस के साथ होता है, हाइट के साथ भी होता है, डेप्थ के साथ भी होता है, रोटेशन के साथ भी होता है, ठीक है। तो आइए कुछ देख लेते हैं ताकि हमारा काम बन जाए इससे। देखो सबसे पहला विथ हाइट, फिर पढ़ेंगे विथ डेप्थ, ठीक है। तो विथ हाइट के लिए मान लिया हमने, फिर से वही हमारी धरती माता ले लिया हमने, आर रेडियस का, एम मास का, ठीक है। और एक मास ले लिया हमने स्मॉल एम का, कितने डिस्टेंस पे, तो हमने मान लिया इसको h डिस्टेंस पे, ठीक है। h डिस्टेंस ऊपर ले लिया सेंटर से, ठीक है। अब देखो अगर आप बात करो g एट h की, ग्रेविटी एट हाइट h, तो क्या करोगे आप, तो आप करोगे जी एम अपॉन, अच्छा ये h हमने सरफेस से ले लिया है, ठीक है, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस h है, इसको मिटा करके, ठीक है। अच्छा, अगर g एट सरफेस की बात करें तो क्या होगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्वेश्चन 2 हो गया, ठीक है। ये हमारा h हाइट पे हो गया, क्योंकि जो m मास है हमारा r प्लस h, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा r प्लस h पे, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो जी एच अपॉन जी एस, यानी सरफेस पे तो जी होता है, तो ये हो जाएगा बच्चों इसको अपॉन इसको, तो आप डिवाइड करोगे, देखो जी एच है हमारा जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये अपॉन में है तो आगे उल्टा हो जाता है ना, आर स्क्वायर बाई जी एम, ठीक है। जी एम ने जी एम को मार दिया, तो यहाँ से जो जी एच हुआ बच्चों वो जी टाइम्स आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो सकता है जी टाइम्स, है ना, यहाँ पे हमने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस एच बाई आर का पावर 2, और इसको इसने मार दिया, ठीक है, करेक्ट है। यहाँ से और आप सॉल्व करोगे तो ये होगा बच्चों जी एच इक्वल टू जी टाइम्स 1 प्लस एच बाई आर का पावर -2, ठीक है।
और इसको कह सकते हो आप जी एच इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस 2h बाई आर। ठीक है, ये जो होता है बच्चों ये वाला, ये बाइनोमियल थ्योरम से आता है। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये -2 था तो -2h बाई आर कैसे हो गया। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। करेक्ट है। क्या किया हमने, बहुत आसान है, पहले ग्रेविटी देखा एच हाइट पे कितना, तो फॉर्मूला है जी एम बाई आर स्क्वायर, तो हमने डिस्टेंस ले लिया, आर प्लस एच था तो आर प्लस एच ले लिया, सरफेस पे इतना होता है, इक्वेशन 1 से 2 को डिवाइड कर दिया, जी एम से जी एम कट गया, यहाँ से हमारा आर स्क्वायर और आर प्लस एच का होल स्क्वायर था। तो एक फार्मूला तो ये भी हो सकता है, वैसे फार्मूला जो है वो ये भी हो सकता है, जी एच इक्वल टू जी टाइम्स आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। करेक्ट है। अच्छा, एक चीज और आप देखो बच्चों कि आर प्लस एच क्या है, सेंटर से डिस्टेंस। ठीक है, तो जो सेंटर से डिस्टेंस है आर प्लस एच, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी एट हाइट एच। तो आप कह सकते हो ग्रेविटी एट हाइट एच जो है वो 1 बाई आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है, जहाँ पे स्मॉल आर क्या है हमारा, आर प्लस एच डिस्टेंस ऑफ मास, आप कह सकते हो ये है डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम सेंटर। तो ये तो पता लग गया कि आउटसाइड में जो ग्रेविटी का वेरिएशन है वो 1 बाई आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं इस पे। ठीक है, आउटसाइड पे ग्रेविटी का वेरिएशन किस पे डिपेंड करता है बच्चों, 1 बाई आर स्क्वायर पे, जहाँ पे ये आर कहाँ है, क्या है, सेंटर से डिस्टेंस, आर प्लस एच है, ये स्मॉल आर जो है ये आर प्लस एच है, सेंटर से डिस्टेंस है। ठीक है, फॉर्मूला आप ये भी याद रखना, ये भी याद रखना। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये जो बच्चों तब लगेगा हमारा जब h जो है वो मच लेस देन r हो, उस केस में ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, जब नहीं दिया हो कि h क्या है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं विथ डेप्थ, अगले पेज पे चलते हैं। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी करके चलूँ मैं अगले पेज पे। चलो अब विथ डेप्थ देखेंगे। देखो मान लिया फिर से वही धरती माता। ठीक है, गोला नहीं बन रहा सही से, मिटा के बनाऊं, चलो फिर से बनाता हूँ, चलो थोड़ा सा बेटर है। तो क्या माना हमने कि फिर से वही माना, रेडियस r, हाइट m। ठीक है, अब क्या है विथ डेप्थ, मतलब अब धरती के अंदर चले गया, मान लो अब धरती के अंदर आ गए d डेप्थ नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना है आपको कि कैसा है ग्रेविटी का वेरिएशन। ठीक है, d डेप्थ नीचे, तो क्या करोगे, पहले तो आपको ये मास निकालना पड़ेगा, एलिमेंट्री मास है ना। तो g एट d निकालने के लिए क्या करोगे आप, g m डैश बाई r माइनस d का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा r माइनस d, और m डैश क्या होगा, ये वाला अंदर वाला मास। ठीक है, तो पहले m डैश निकालेंगे। m डैश क्या होता है, तो सिखाया हुआ मैंने, पूरा मास अपॉन पूरा वॉल्यूम इनटू जितने वॉल्यूम का r माइनस डी का होल क्यूब। ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ से आ गया हमारा m r माइनस डी का होल क्यूब अपॉन r क्यूब, ये हो गया हमारा m डैश। करेक्ट है, तो आप इसको कह सकते हो g r माइनस डी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे पहले से है। ठीक है, अब m डैश की वैल्यू चिपका दूंगा मैं, क्या, m r माइनस डी का होल क्यूब अपॉन r क्यूब, यही तो है, यहाँ से कट के एक बचेगा बस। ठीक है, तो यहाँ से g एट d जो आ गया बच्चों वो आ गया जी एम आर माइनस डी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अच्छा, और g सरफेस पे कितना होता है हमारा, ये होता है जी एम वाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 ले लिया हमने, ये इक्वेशन 2 ले लिया, सेम पिछले की तरह। ठीक है, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बस ये अंतर था कि आपको m डैश निकालना पड़ गया, और m डैश निकालने में तो आप एक्सपर्ट बना दिया मैंने आपको। चलिए, तो अब आप फिर से इक्वेशन 1 अपॉन 2 करोगे। ठीक है, g एट डेप्थ d अपॉन g एट सरफेस क्या होता है, g होता है, तो इसको ये लिख दिया हमने जी एम बाई आर क्यू आर माइनस डी, और ये ऊपर उल्टा हो जाएगा आर क्यू बाई जी एम, अपॉन में होता है तो ऊपर जाके उल्टा हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हमने काट दिया, एक बचा, और जी एम से जी एम काट दिया, तो यहाँ से जो जी डी बचा बच्चों, वो बचा हमारा जी डी इक्वल टू जी टाइम्स क्या बचा, आर माइनस डी और एक आर बचा। ठीक है, तो आर माइनस डी अपॉन आर। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला में इसको भी याद रखो। ठीक है, अब r माइनस डी क्या है बच्चों, सेंटर से डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ग्रेविटी एट डेप्थ d जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है r पे, जहाँ पे स्मॉल r क्या है हमारा, r माइनस डी डिस्टेंस है सेंटर से। ठीक है, ये क्या है हमारा डिस्टेंस
फ्रॉम सेंटर। करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? नोट्स बना के पढ़ो, समझ के पढ़ो, सब मजा आएगा, ठीक है? नहीं तो बोर हो जाएगा, सो गए हो गया अभी तक तुम, ठीक है? तो ये हो गया हमारा r माइनस डी सेंटर से डिस्टेंस। तो अंदर में जो ग्रेविटी का वेरिएशन है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है r पे, मतलब सेंटर से डिस्टेंस पे, और बाहर में जो ग्रेविटी का वेरिएशन है, अच्छा ये आगे चला गया, और बाहर में जो ग्रेविटी का वेरिएशन है 1/r² पे डिपेंड कर रहा है। कैसे? 1/r² पे। अंदर में कैसे डिपेंड कर रहा है? ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है r पे। करेक्ट है? अच्छा, इसको अगर आप और सॉल्व करो तो ये कह सकते हो आप gt इक्वल टू g टाइम्स 1 माइनस d/r। करेक्ट है? ये भी कह सकता हूँ मैं, इसको भी घेर लो, ठीक है? तो डिवाइड करके 1 माइनस d/r। तो ये था बच्चों वेरिएशन विथ हाइट एंड डेप्थ, ठीक है? अब अगर ग्राफ की बात आए तो ग्राफ जो होगा हमारा, ठीक है, किसका ग्राफ? g का वेरिएशन r के साथ, ठीक है? तो वहां भी ऐसे ही होगा। अंदर में क्या था सारा? लीनियर वेरिएशन था, इसको मिटा दूं, सीधा ही कर दूं। अंदर में कैसा था? लीनियर, है ना, ऐसा था। और बाहर में कैसा है? 1/r², ठीक है? ये कहाँ तक है बच्चों? ये हमारा r इक्वल टू r तक। अंदर में सेंटर में स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है, बाहर में कैसा वेरिएशन है? ये 1/r² पे, ठीक है? यहाँ तक आप इसको कह सकते हो यहाँ पे कि g का वेरिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनसाइड, है ना, इनसाइड, और आउटसाइड जो है हमारा वो g का वेरिएशन 1/r² पे, ठीक है? और ये ग्राफ इम्पोर्टेंट है, ये ग्राफ 2018 में, ठीक है, 2018 में आ चुका है नीट में, और कई बार जेई में आ चुका है, ठीक है? और जो पीछे हमने ग्राफ बताया था, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, ये वाला जो ग्राफ बताया था हमने, ठीक है, ये वाला ग्राफ की इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ेंगे हम लोग, सॉलिड स्फीयर में, और बायोट-सावर्ट लॉ से। तो ये बायोट-सावर्ट लॉ का जो वेरिएशन है वो इस साल आया था, ये 2019 में आया था, ठीक है? ये नीट 2019 में आया था। बायोट-सावर्ट लॉ के कारण एक मोटा वायर पे, थिक वायर पे इनसाइड और आउटसाइड उसका मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन आया, ठीक है? चलिए, तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया आपको? डेप्थ के साथ समझ गए आपने, इसका भी चीर-फाड़ कर दिया, इसका भी आपने आउटसाइड का भी चीर-फाड़ कर दिया, ठीक है? चलिए, डेप्थ और हाइट तो समझ गए आप। अब है विथ रोटेशन एंड विथ शेप, ठीक है? चलिए, शेप का मैंने बता दूं बच्चों कि अर्थ जो है वो फुल्ली स्फेरिकल शेप का नहीं होता है, शेप कुछ ऐसा है, ठीक है? इलिप्टिकल शेप का मान लिया, ये हमारा मान लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है? इसे कहते हैं हम पोल, और इसे कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर, ठीक है ना? ये डिस्टेंस को हमने r ले लिया, और ये डिस्टेंस को हमने ले लिया r p। तो g एट इक्वेटर जो होगा हमारा वो gm बाई क्या होगा? re का स्क्वायर, ठीक है? और g एट पोल जो होगा बच्चों वो होगा gm बाई r p का स्क्वायर। करेक्ट है? अब आप जानते हो कि re जो है हमारा वो ग्रेटर है rp से, है ना? रेडियस ऑफ इक्वेटर क्या है? ज्यादा है रेडियस ऑफ पोल से, ठीक है? तो ये इक्वेटर का ज्यादा है, तो ये क्या होगा? कम होगा। तो आप कह सकते हो कि g एट e जो होता है हमारा वो कम होता है g एट पोल से, अगर आप विथ शेप लोगे। वैसे देखो क्वेश्चन में रहता है कि आपको ग्रेविटी का वेरिएशन दिखाना है रोटेशन को लेते हुए, अकाउंट करते हुए, शेप को अकाउंट करते हुए, या सिर्फ हाइट का। मैं अभी क्वेश्चन करूंगा, सारा क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है? वहाँ पे जैसे हम लोगों ने याद करो जब हमने पढ़ा था मोशन इन 1D में फ्री फॉल वगैरह, अपवर्ड प्रोजेक्शन वगैरह, तो वहाँ पे हम लोग जी की वैल्यू लगातार वही लेते थे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेरिएशन जो थोड़ा था 20 मीटर 10 मीटर का डिस्टेंस था, एक बॉडी को फेंका 20 मीटर हाइट गया, 50 मीटर गया, 100 मीटर गया, ठीक है? तो वहाँ पे हम लोग ग्रेविटी के वेरिएशन को नहीं मानते थे, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी का वेरिएशन दिया होगा कि शेप को मानते हुए लेना है आपको, रोटेशन को मानते हुए लेना है, हाइट को मानते हुए लेना है, डेप्थ को मानते हुए लेना है। करेक्ट है? चलिए, अब आते हैं रोटेशन की बात, ठीक है? तो फिर से एक डायग्राम में वैसा ही बना लूं जैसा हमने बनाया है, ये ले लिया हमने, ठीक है? फिर से ये हमारा हो गया पोल, और ये हो गया हमारा इक्वेटर, ठीक है? और मान लिया ये कोई मास जो है हमारा वो लेमडा एंगल बना रहा है इक्वेटर वाले एक्सिस से, ठीक है? अब यहाँ पे कोई मास m है, ठीक है? मतलब ये पूरा हमारा एक अर्थ है ना? पता ही आपको, रेडियस का अर्थ ले लिया हमने। यहाँ पे कोई कंट्री होगा, है ना? पूरा अर्थ है, यहाँ पे कोई कंट्री है, यहाँ पे कोई कंट्री है, कहीं पे अमेरिका है, कहीं पे इंडिया है, कहीं पे कनाडा है, कहीं पे रसिया है, ऐसे है, ठीक है? अब आप में से मैं अगर पूछूं बहुतों से बच्चों से कि mg किधर रहेगा, तो बच्चे कहते हैं कि सर mg ऐसे रहेगा। नहीं बच्चों, mg ऐसे नहीं,
यहाँ पे एम जी ऐसे लगेगा, ठीक है, क्योंकि अर्थ के सेंटर की तरफ एम जी लगता है, ठीक है। जब मैं ऐसा बनाता हूँ तब यहाँ रखता हूँ तब कहता हूँ ना एम जी ऐसा, जब मैं यहाँ रखूँगा बॉडी को तो एम जी कैसा लूँगा, ऐसा, अर्थ के सेंटर की तरफ, ठीक है। तो पहला कन्फ्यूजन तो यहाँ बच्चे कहते हैं कि सर एम जी तो नीचे की तरफ होता है, एम जी जो होता है वो अर्थ के सेंटर की तरफ होता है, ये मैंने अर्थ बनाया हुआ है, हमने क्या बनाया हुआ है, ये अर्थ, ठीक है। चलो तो एम जी समझ गए इंदर की तरफ। अच्छा, जब ये रोटेशन हो रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं वेरिएशन विथ रोटेशन, ठीक है, तो अर्थ रोटेट कर रही है ओमेगा से, ठीक है, तो इस पे बाहर की तरफ लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, जहाँ पे आर जो होगा बच्चों वो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस आर होगा, ठीक है। अब ये क्या था हमारा, ये था कैपिटल आर और ये स्मॉल आर है। तो अब देखो अगर यहाँ लेमडा है तो यहाँ लेमडा होगा ऑल्टरनेट एंगल से, ठीक है। तो जो हमारा आर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कैपिटल आर कॉस लेमडा, यानी कि ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एम ओमेगा स्क्वायर और आर के जगह पे कैपिटल आर कॉस लेमडा, करेक्ट है। ये हो गया हमारा बच्चों बाहर की तरफ फोर्स, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, करेक्ट है यहाँ से। अच्छा, अब नीचे की तरफ क्या हो गया हमारा, ये एम जी हो गया और बाहर की तरफ इसका कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा हमें, ठीक है, यहाँ लेमडा है तो यहाँ लेमडा होगा, तो बाहर की तरफ ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और आर कॉस लेमडा था पहले से, और एक और कॉस लेमडा हो जाएगा तो एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा। ऐसा समझ में क्या कर रहा हूँ मैं, ये कंपोनेंट ये वाला जो है ओमेगा स्क्वायर आर, ये इससे क्या बना रहा है थीटा, तो ये इंटू कॉस थीटा, यही तो होता है, ठीक है। तो एक और कॉस इसमें मल्टीप्लाई हो गया, सेम ऐसे ही जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर ये फोर्स एफ हो, ठीक है, तो ये थीटा बन रहा होता है, ये कितना होता है हमारा एफ कॉस थीटा, ऐसे ही तो होता है। तो इससे लेमडा बन रहा है तो ये कितना होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा इंटू कॉस लेमडा, तो ये कॉस स्क्वायर लेमडा हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेट फोर्स है या नेट वेट है एम जी डैश, वो होगा नीचे की तरफ एम जी माइनस ऊपर की तरफ कितना है एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा, ये हो गया ऊपर की तरफ, ये है नीचे की तरफ, करेक्ट है। यहाँ से सारे एम को अगर काटोगे तो जी डैश जो आएगा बच्चों वो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा। अब सीधा रिजल्ट याद रखना, वैसे मैं ड्राइव करवा दे रहा हूँ कि कैसे आया, ये भी कुछ बच्चों को पता होना चाहिए कि कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों जी डैश का फॉर्मूला हो गया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आया, बोर तो नहीं हो रहे हो। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले लिया हमने, तो 0 मतलब क्या, इक्वेटर है ना, तो अगर एट इक्वेटर, क्योंकि हमने जो लेमडा एंगल लिया है ये इक्वेटर से लिया है, ठीक है, इक्वेटोरियल एक्सिस से लिया है, तो थीटा इक्वल टू 0 कहाँ पे, इक्वेटर पे, तो वहाँ पे जो जी डैश होगा हमारा जी माइनस कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा, फॉर पोल, पोल के लिए क्या लोगे आप थीटा 90 डिग्री, ठीक है, तो जब थीटा 90 डिग्री लोगे तो जी डैश क्या होगा हमारा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा, कॉस 90 क्या होता है हमारा 0, तो उस केस में जी डैश जो आ गया हमारा ये जी ही है, ठीक है। तो पोल पे जी डैश जी ही होता है और इक्वेटर पर जी डैश जो होता है वो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होता है, ठीक है। मतलब अगर आपसे ये मैं इसको इक्वेटर लिख दूं और ये इसको पोल लिख, जी एट पोल, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि जी पोल पे ज्यादा कि इक्वेटर पे ज्यादा, देखो यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर है, ठीक है। तो जी पोल से जी इक्वेटर का जो डिफरेंस होता है बच्चों वो ओमेगा स्क्वायर आर का, इतना ग्रेविटी का डिफरेंस होता है पोल से इक्वेटर में। आगे समझ में, चलो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या मैंने करवाया है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर 30 से 35 मिनट का हो चुका है, तो अगले लेक्चर में हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। तो मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूँ कि हमने जो किया है वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी किया है, ठीक है। तो ये सबसे पहला फॉर्मूला तो आ गया हमारा कि G इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला हमारा आया कि जी एच जो होता है वो जी टाइम्स आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ से पता लगा कि जी एच डिपेंड कर रहा है 1 बाई आर स्क्वायर पे, स्मॉल आर स्क्वायर पे, जहाँ पे स्मॉल आर क्या है सेंटर से इस मास का डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हमने डेप्थ के साथ देखा तो हमें पता लगा कि अंदर में जो है ग्रेविटी का वेरिएशन, ठीक है, जी डी इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस डी बाई आर कह लो, या जी इक्वल टू आर माइनस डी बाई आर, जहाँ पे आर माइनस डी क्या है हमारा सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है। तो धरती के अंदर, अर्थ के अंदर जो ग्रेविटी का वेरिएशन है वो लीनियर है, बाहर में जो है वो 1 बाई आर स्क्वायर पे, ठीक है, ये पता लगा हमें। उसके बाद शेप के बेसिस पे पता लगा हमें कि इक्वेटर पे जो ग्रेविटी है वो कम होता है क्योंकि इक्वेटर का रेडियस ज़्यादा होता है ना, आर ई क्या होता है ज़्यादा होता है आर पी से, इसलिए जी एट इक्वेटर कम होता है पोल से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या पता लगा हमें रोटेशन के साथ, क्या फॉर्मूला है जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा। अच्छा, एक मैं तुम्हें
इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि एक साल सिंपल डायरेक्ट ऑप्शन में आ गया था कि वेरिएशन विथ रोटेशन क्या है, तो 4 ऑप्शन थे। जी डैश इक्वल टू था जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा, है ना, या कॉस लेमडा। एक ऑप्शन था जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, कॉस लेमडा। और एक ऑप्शन था जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। तो ना बच्चों ने तो सिंपल ऐसे याद किया था कि एक फॉर्मूला है जिसमें कि कॉस लेमडा का टर्म है, ठीक है। उनको ये नहीं पता था कि किस पे स्क्वायर है किस पे नहीं है, ठीक है। और चारों के चारों ऑप्शन क्वेश्चन डालने वाले ने ऐसे दे दिया, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या थे, गलत है। देख रहे हो, ओमेगा यहाँ पे आर पे स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे आर और कॉस दोनों पे स्क्वायर है। तो ये तीनों ऑप्शन आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रेविटी का वेरिएशन। और क्या पढ़ लिया था आज हमने, और पढ़ लिया था हमने ये ग्रेविटेशन फील्ड का। तो ये था हमारा स्फेरिकल सेल के लिए, अंदर में 0 बाहर में 1/r²। और क्या पढ़ा था हमने, सॉलिड स्फेयर का, अंदर में लीनियर बाहर में 1/r², ठीक है। तो आज खत्म करते हैं इतने से ही लेक्चर बच्चों। घर पे पढ़ो, मेहनत करो, है ना। बेस्ट ऑफ लक। अगले क्लास में हम लोग करेंगे इस पे न्यूमेरिकल, ठीक है।